टेरिटरी होती क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरा नाम होता है इकोनॉमिक टेरिटरी। और लो क्या लिखा है? अ डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में यूज करते हैं कब? जब भारत की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। इन लेमांस, किसी को पता है लेमान का क्या मतलब है? इन लेमांस लैंग्वेज, लेमांस कोई वो होंगे लेमांस नहीं जिन्होंने का वो इसकी थ्योरी लेमान का मतलब होता है इन कॉमन लैंग्वेज, नॉर्मल बोलचाल की भाषा। लेमान को हिंदी में कहते हैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा। ये नॉर्मल कॉमन नहीं लिख पा रहे। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में इकोनॉमिक्स में तुमको एक टर्म मिलेगा बेटा, जब भी ग्रेजुएशन करोगे तो लेमान वर्ड बड़ा आएगा। लेमान का मीनिंग होता है कॉमन मैन, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी मींस, ये तुम्हें याद रखना है, डोमेस्टिक टेरिटरी मींस द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है। क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ ए कंट्री। मतलब अगर मेरा भारत देश की पॉलिटिकल बाउंड्री इतनी है तो ये जो मेरा ये क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके अंदर जो भी मेरा बिजनेस है वो सब किसके अंदर होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है? पॉलिटिकल फ्रंटियर। तुम्हें पता है भारत का पॉलिटिकल फ्रंटियर सिर्फ उसकी लैंड पे नहीं है, इधर लक्षद्वीप है वो भी हमारा है, इधर अंडमान है वो भी हमारा है। इसके अलावा जो ये कोस्टल एरिया होता है उसका 20 किलोमीटर तक के बाहर का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो भी भारत का ही है, ठीक है। समुद्र का 20 किलोमीटर का एरिया बाउंड्री से, वो भी भारत के अंदर ही आता है। उस 20 किलोमीटर के अंदर ही केवल फिशरमैन जाके फिशेस पकड़ सकते हैं। अगर उससे बाहर जाते हैं तो फिर उनको दूसरी मिलिट्री कैच कर लेती है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा ये लोग श्रीलंका वाले भारत के फिशरमैन को, मछुआरों को पकड़ लेते हैं। क्यों? वो लोग बोलते हैं कि वो 20 किलोमीटर के बाहर जाके मछलियां पकड़ रहे थे। और तुम्हें पता है वो क्यों जाते हैं 20 किलोमीटर? इसका ज्योग्राफी का रीजन है। जिस जगह पे दो करंट आके मिलते हैं, समुद्र की करंट्स, मतलब दो समुद्र की लहरें आपस जाके मिलती है, सबसे ज्यादा मछलियां वहीं पे पाई जाती है। तो श्रीलंका का जो बॉर्डर और इंडिया के ठीक बीच में बॉर्डर है ना, सबसे ज्यादा मछलियां, सबसे अच्छी क्वालिटी की मछलियां इसी जगह पाई जाती हैं। उधर से भी मछुआरे आते हैं, इंडियन नेवी पकड़ लेती है, इधर से भी जाते हैं तो श्रीलंका नेवी पकड़ लेती है। अभी तुम देखो कतर में नेवी के पकड़े गए, उनको फांसी दिला दी गई, पता है? भारत सरकार जुगाड़ लगा रही है किसी ने फांसी रोकी जाने की। वो लोग मान रहे हैं कि वो सब उसके एजेंट है, रॉ के। पॉलिटिकल फ्रंटियर को क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी। याद रहेगा, पॉलिटिकल फ्रंटियर को कहते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटियर, डोमेस्टिक टेरिटरी आल्सो इंक्लूड्स, क्या क्या आता है और डोमेस्टिक टेरिटरी में? एक तो आता है शिप एंड एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्लेन्स ऑपरेटेड बाय एयर इंडिया बिटवीन रशिया एंड जापान आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया। अगर भारत सरकार का एयर इंडिया कंपनी है, वो एक प्लेन उड़ा रही है जो जापान और इंडिया के बीच में डेली अप डाउन करता है, तो क्या वो प्लेन डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? यस, क्योंकि वो कहां से चला था? इंडिया की टेरिटरी से आएगा। वो किसमें? इंडियन टेरिटरी में आएगा, मतलब वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। आगे बात क्लियर? समझ में आ गया? सिमिलरली प्लेन्स ऑपरेटेड बाय सिंगापुर एयरवेज बिटवीन इंडिया एंड जापान आर ए पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ सिंगापुर। तो अगर वो सिंगापुर का प्लेन है और सिंगापुर और इंडिया के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगा? सिंगापुर की। एयर इंडिया किसी कंपनी है? भारत की कंपनी है, तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगी? भारत की। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कांसेप्ट होता है उसके ओरिजिन से, वो चल कहां से रहा है, किस कंट्री का वो हिस्सा है। अगर वो सिंगापुर का है तो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगी? सिंगापुर की। तो अगर एयर इंडिया अगर सिंगापुर से उड़ान भर रहा है, हाँ, तो वो किसके? कंपनी किसकी? एयर इंडिया, भारत की। बात ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी किसमें जाएगा? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिशिंग वेसल्स, oil and natural gas rigs and floating platforms operated by the residents of a country in the international waters where they have exclusive rights of operation. एग्जांपल के लिए कह रहा है कोई मछुआरों की बोट है, फिशिंग बोट है, operated by Indian fishermen in international waters of Indian Ocean will be considered as a part of domestic territory of India. भारत के मछुआरे हैं, वो मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकन बॉर्डर तक चले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, वो तो है किसके? है तो इंडियंस, तो वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएंगे? इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में जाएंगे। मछली पकड़ने भले ही वो कहां चले जाए, लेकिन वो हमेशा किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? इंडिया की, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी की। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2022 में पूछा गया था, एम्बेसी वाला एग्जांपल। बच्चों इसको याद रखना पेपर में अच्छे से, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन रशिया, डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी था सीबीएसई 2022 में। अगर इंडिया की एम्बेसी है, रशिया में काम कर रही है, तो वो किसका पार्ट होगा? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में जाएगा। भले ही वो कहां पे है? वो है रशिया में, इंडिया से कोई लेन देन अभी नहीं है, लेकिन उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज किसके होते हैं? इंडिया के। और तो पता है सीआरपीएफ वहां पे भी होती है, जो इंडियन एम्बेसीज होती हैं दूसरे देशों में, उसमें कौन काम कर रहा है? सिक्योरिटी होता है सीआरपीएफ वाले, ट्रेनिंग होती है, सिलेक्शन होता है, बाहर चले जाते हैं वो लोग। मतलब रशियन आर्मी में, रशिया के लैंड में, आर्मी में नहीं, रशिया के लैंड में, रशिया की आर्मी में इंडिया के पीपल ज्वाइन हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम्हारे पास रशिया की सिटीजनशिप हो।
बिल्कुल हो सकते हो। अमेरिका की आर्मी में बहुत सारे सिख हैं, पता है, सिख जो टर्बन रखते हैं, क्योंकि उनके पास वहाँ की सिटीजनशिप है। जैसे तुम आज चले गए इंडिया में, वो वहां पे अमेरिका चले गए, तुमको 7 साल तुमने रह लिया, तुमको मिल जाएगी अमेरिका की सिटीजनशिप। अब जब तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे वो बाई बर्थ नेचुरली क्या होंगे, अमेरिकन होंगे। अब उनको अमेरिकन सिटीजनशिप जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बाई बर्थ अमेरिका कोई गरीब तो है नहीं। हाँ गरीब तो नहीं, क्योंकि डेवलप नेशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे भी है, कंपेरेटिव टू इंडिया कम है। इसकी पता रीजन क्या है? पॉपुलेशन भारत की, कई बार बताया। पॉपुलेशन अगर इंडिया ने कंट्रोल कर दिया अगले 10 साल में, जब तक तुम लोग की शादियां होंगी और बच्चे होंगे, तुम देखोगे इंडिया बहुत डेवलप हो चुका होगा, सिर्फ तब जब पॉपुलेशन इंडिया कंट्रोल कर ले, है ना। अरे सरकार नियम निकाल दे, 10 साल अच्छा नहीं पैदा है। तो उस इंडियन की जो फैमिली होगी वो किसके पास जाती है? वो जाती है इंडियन एम्बेसी के पास, है ना, वो जाती है इंडियन एम्बेसी के पास। और एम्बेसी का जो हेड होता है उसको कहते हैं एम्बेसडर। एम्बेसी के हेड को बोलते हैं एम्बेसडर। तो भारत ने हर देश में, पाकिस्तान को छोड़ के भारत ने हर देश में अपनी एम्बेसी खोल रखी है ना, अपना एम्बेसडर भेज रखा है। इंडियन एम्बेसडर टू अमेरिका, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना, इंडियन एम्बेसडर टू यूके, हर जगह पे है। कोई भी इंडिया इंग्लैंड का रिलेशन होता है, इंडिया अमेरिका का रिलेशन होता है, वो एम्बेसी के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अभी देखो कनाडा का विवाद चल रहा था, इंडिया वर्सेस कनाडा चल रहा था, पता है कुछ इसके बारे में? नहीं पता है ना। वो देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें से कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में इंक्लूड होते हैं? अच्छा तो मुझे ये बता दो, रशियन एम्बेसी इन इंडिया ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएगा कि नहीं? ना नहीं, क्योंकि वो रशियन एम्बेसी है, भले ही है वो इंडिया में, लेकिन वो किसकी है? रशिया की। ये इंपॉर्टेंट है, ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। कोई फॉरेन बैंक है जो इंडिया में जिसकी ब्रांच है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा? इंडिया में आएगा। नहीं आएगा। अरे ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया कैसे पता? इंडिया में है ना। अच्छा इंडिया में तो ये भी था, रशियन एम्बेसी में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भारत में है, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है? ये तो सिंपल सा है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया भारत की इसमें होगा, ठीक है ना। ये शीट में भेजूंगा, रिवाइज करना जरूर से, पेपर में पूछे जाते हैं, 9 क्वेश्चन है इसमें। आगे बढ़ते हैं। एक होते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो होते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। किसी भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं, है ना। याद कर लो, ये पेपर में पीए वाले मैंने पूछा था, उन्होंने शायद लिखा था। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री रिफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country. Normal residents include both individual and institution. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल रेजिडेंट में इंस्टीट्यूशन भी आते हैं और इंडिविजुअल भी आते हैं। कोई तुमसे पूछेगा डिफाइन नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, तो हिंदी में इतना समझ लो, नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब वो इंसान जिसके इकोनॉमिक टाइज जुड़े हों उस देश से, है ना, जिसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े हों, ना, आर्थिक महत्व उससे जुड़े हो, मतलब वो बिजनेस कर रहा हो उस देश में आके, है ना, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। तो क्वेश्चन ये बना एक आया भी बोर्ड में कि रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होगा, रेजिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस होगा, किसी को बता? हम लोग हैं भारत के रेजिडेंट मतलब वही पैदा हुआ, सिटीजन मतलब बाहर से आया वो तो वापस आया। देखो मान लो कोई अमेरिकन है, भारत में आके रह रहा है 5 साल से, कोई अमेरिका वाला है वो भारत में 5 साल से आके रह रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन तो नहीं कहलाएगा, वो इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा। जैसे उसका था अक्षय कुमार वाला, यस, इंडिया और कनाडा का उसका मामला चल रहा है ना। खत्म हो गया, कनाडा का उसने कैंसिल कर दिया। हाँ बाद में उसने कैंसिल किया। मैं तो पहला काम हुआ कनाडा, वहां पे वो पैदा हुआ, वहां अमेरिका गए होते नहीं ना, पांडे भाई होता था, तो पांडे का अमेरिकन हो गया। ये सर पॉइंट है, सर पॉइंट है। देखो तुम इंडिया से घूमने, अच्छा मेरी बात सुन लो, जब तुम इंडिया से घूमने जाओगे ना तो अलग अलग टाइप के वीजा होते हैं। सिटीजनशिप तो उनके मम्मी पापा की तो धड़ी की रहेगी ना, तो सिटीजनशिप तो यही रहेगी और ये यहीं के कहलाएंगे, भले वो अमेरिका में पैदा हो गए। पांडे भाई अमेरिकन मतलब अमेरिका में हो गया तो अमेरिका का सिटीजन। तुम्हारे मदर या फादर में से कोई एक की सिटीजनशिप होनी चाहिए अमेरिकन। हां ये बना। अब इंडियन लड़के देखो कनाडा वाले क्या करते हैं, सॉरी पंजाबी जो होते हैं क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कोई कनाडा वाली लड़की मिल जाए, उससे शादी कर लेते हैं। अगर तुम किसी अमेरिकन लड़की या कनाडा वाली लड़की शादी कर लो तो तुम्हारी सिटीजनशिप ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तुम्हें कुछ नहीं करना जीवन में। ओके आगे बढ़ते हैं। ये बता रहा है कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट में कौन नहीं आता है, ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा कौन आता था, अब पढ़ रहे हैं कौन नहीं आता। ये जितने भी टूरिस्ट होते हैं घूमने आ रहे हैं वो हमारे रेजिडेंट नहीं है, बस वो घूमने आए चले गए। पांडे के पापा जैसे घूमने गए तो वो रेजिडेंट नहीं होंगे, वहां के घूम के वापस आएंगे वहीं रह जाएंगे, वही रह जाए 7 साल।
अगर ऐसा हुआ होता पांडे तो तुम आज अमेरिकन होते। ये मेरी चिड़ी भी है ये बेस्ट इंग्लिश का लग रहा सर। ओके, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिट कंट्री फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब होता है मस्ती के लिए आते हैं, हॉलिडेज में आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं, है ना, स्टडी के लिए आते हैं, स्पोर्ट्स खेलने आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं। ये सब रेजिडेंट में नहीं कहलाएंगे, ठीक है। पांडे अमेरिका आए इतना, अरे विजय शंकर पांडे को बुला रहे हैं, तुम बात समझो, ये चटा मिला के विजय बुला लो विजय। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड नेशंस, वाशिंगटन डीसी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO का फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO आर नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। ये कह रहे हैं इसका ऐसा जेनेवा स्विट्जरलैंड। अरे बड़ी जल्दी ठीक है। अगर यूएन और WHO भारत में काम कर रही है तो ये भी नहीं आते नॉर्मल सिटीजन। अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम अमेरिका के नॉर्मल रेजिडेंट कैसे हो सकते हो, तो तुम बोलोगे कि मुझे सिर्फ वहां 1 साल रहना है। However, if the employees are working for more than 1 year in such international institutions, then they become the normal resident of a country. आगे बात समझ में। नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 1 साल उस कंट्री में जॉब करनी पड़ेगी, ठीक है, तब तुम रेजिडेंट बनोगे, सिटीजन नहीं बनोगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे डिफरेंस भी आया, ये बोर्ड में पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप। सिटीजनशिप और रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो, सिटीजनशिप लीगल कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सिटीजनशिप कैसा कॉन्सेप्ट है? निकल लीगल। लेकिन जो रेजिडेंटशिप है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? इकोनॉमिकल, वो पैसे से जुड़ा मुद्दा है ना। जो रेजिडेंटशिप है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। और सिटीजनशिप कैसा कॉन्सेप्ट है? लीगल कॉन्सेप्ट है। ये वैधानिक मामला है, ये भारत सरकार से जुड़ा मामला है, ये पैसे से जुड़ा मामला है। तो रेजिडेंटशिप लेना आसान है, लेकिन सिटीजनशिप लेना मुश्किल है ना। रेसिडेंशिप में एनआरआई आते हैं। यस, एनआरआई आते हैं, वो रेजिडेंट होते हैं, इसीलिए उसका फुल फॉर्म पता है? एनआरआई का फुल फॉर्म ही यही है, नॉन रेजिडेंट इंडियन। चलो, ये कह रहा है अगर तुम्हें भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो 2 तरीके हैं, पेपर के लिए याद रखना। इंडियन सिटीजनशिप के कितने तरीके होते हैं? 2। पहला तरीका होता है कि तुम इंडिया में पैदा हुए हो, है ना, व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया एक्वायर्स ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन वो भारत की टेरिटरी के अंदर पैदा हुआ। सेकंड कह रहा था, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउज हिम टू बिकम इंडियन सिटीजन। मान लो कोई अमेरिकन है, उसको इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए, तो वो लिखित में परमिशन देगा, किस लेगा? भारत सरकार से। और अगर इंडियन गवर्नमेंट उसको परमिशन दे देती है कि उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल रही है तो उसको मिल जाती है, ठीक है। 2 तरीके होते हैं कि नेचुरली वो पैदा हुआ इंडिया की बाउंड्री के अंदर, और दूसरा भारत सरकार की इंडियन लॉ से परमिशन लेके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली, ठीक है। ये था सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट। तो रेजिडेंटशिप क्या होता है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा होता है, ठीक है, और वो किससे जुड़ा था? लीगल। ये इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये तुम्हें याद है। ये कह रहा है अगर आप किसी देश में बस 1 साल रह लेते हैं या 1 साल से ज्यादा रह लेते हैं, मोर देन 1 ईयर, तो आप बन जाते हैं वहां के रेजिडेंट। क्या बन जाते हैं? प्रेसिडेंट नहीं, रेजिडेंट। अच्छा, ठीक है। एग्जांपल एक लिखा हुआ है कि एक चाइनीज है, वो इंडिया में रह रहा है फॉर मोर देन 1 ईयर, इज ए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई चाइनीज इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है तो वो भारत में क्या बन जाएगा? रेजिडेंट बन जाएगा। नॉर्मल क्या होते हैं? इंटरमीडिएट। जिसका कंजम्पशन करके खत्म कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? फाइनल। नेचर कैसा होता है? ये नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड किएगा, इसमें भारत की नेशनल इनकम में भी और डोमेस्टिक इनकम। लेकिन बात करो, आवाज में दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। ना तो इनको नेशनल इनकम इंक्लूड किया जाता है, ना तो डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। मैंने याद नहीं था यार, मैंने याद किया। चलो, दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, याद रहेगा। अरे सब याद रहेगा। They have crossed the production boundary, ये तुम्हें याद रखना है। They are still within the production boundary, ठीक है। Final goods जिनका कंजम्पशन करके खत्म कर दिया जाना है, इंटरमीडिएट गुड्स जिसको वापस से रीसेल करना है। फाइनल गुड्स में नेशनल और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ऐड होते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो तो अभी बनने की कगार पर है, अभी पूरी तरह से बने भी नहीं है, तो ना तो वो नेशनल इनकम में जाएंगे और ना ही तो डोमेस्टिक इनकम में जाएंगे, ठीक। एग्जांपल याद कर लो, अगर हम लोग घर वाले जो हाउस होल्ड्स हैं वो मिल्क खरीद के लाते हैं तो हमारे लिए मिल्क कैसा है? फाइनल गुड्स है।
लेकिन अगर डेयरी शॉप वाला मिल्क ले जाता है रीसेल के लिए तो वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आगे बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये था फाइनल गुड्स वर्सेस इंटरमीडिएट गुड्स। इसी तरह से फैक्ट, लास्ट टॉपिक है इसका, फैक्ट करेंगे। नहीं, ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, इतना ही रखते हैं यहीं से।